रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। जैसा कि दोस्तों कल के दिन मैंने आप लोग को एक सीरियल किलर की कहानी सुनाई थी और पिछले कई दिनों से आप सभी लोगों के जो कमेंट्स थे कि सर सिमिलर स्टोरी सुन सुनकर पक गए, तो मैंने भी सोचा कि आप लोग का टेस्ट बदल देना चाहिए। थोड़े दिनों तक हम लोग ऐसा करते हैं कि जो नई न्यूज़ है उसको कवर नहीं करते हैं और उसके बाद में कुछ सीरियल किलर की स्टोरी आप लोग को सुनाते हैं। और दोस्तों आज जो सीरियल किलर की स्टोरी मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इसको सुनने के बाद में आप लोग का दिमाग चकरा सकता है, क्योंकि आज इस कहानी के अंदर जिस व्यक्ति के बारे में आप लोग सुनने जा रहे हैं शायद ही आप लोगों ने पहले इस तरीके की कहानी को कभी सुना हो। दरअसल बात है साल 1957 की। अमेरिका के अंदर एक वर्कशॉप है और इसी वर्कशॉप से एक महिला अचानक से गायब हो जाती है। अब इस महिला का जो लड़का था वो अपनी माँ को जब हर जगह ढूंढ लेता है, माँ कहीं नहीं मिलती है, तो उसके बाद में ये व्यक्ति पुलिस थाने जाता है। पुलिस थाने जाने के बाद में ये अपनी माँ की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। दोस्तों पुलिस रिपोर्ट तो दर्ज करती है और उसके बाद में पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो पुलिस को एक ऐसा नाम पता चलता है कि ये व्यक्ति उस महिला की वर्कशॉप पर गया था जो हार्डवेयर की शॉप थी। लिहाजा उसके बाद में पुलिस और मीडिया कर्मी तमाम लोग उस व्यक्ति के घर पर दबिश देने के लिए पहुंचते हैं। मीडिया लोग इसलिए गए थे कि इस मामले को लाइव कवर करेंगे, लेकिन दोस्तों पुलिस जब उस व्यक्ति के घर पर पहुंचती है, दरवाज़ा खोलकर जब अंदर जाती है तो अंदर का जो दृश्य होता है वो पुलिस वालों को अंदर तक तोड़ के रख देता है। पुलिस वालों को ऐसा लग रहा था कि हमने जहन्नुम के अंदर कदम रख दिया है। दरअसल इस घर के अंदर जिस महिला को ये लोग ढूंढ रहे थे उस महिला की लाश उल्टी तरीके से लटकी हुई थी, जैसे कोई कसाई बकरे को काट कर लटका देता है। दोस्तों इस तरीके से उसकी जो डेड बॉडी थी वहाँ पर लटकी हुई थी। लेकिन उससे भी बड़ी हैरानी की बात यह थी कि इस घर के अंदर का जो दृश्य था ये पुलिस ने पहले अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, क्योंकि इस घर के अंदर जो भी यूज़ करने वाली चीज़ें थीं वो सब के सब इंसानी अंगों से बनाई गई थी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इस घर के अंदर कोई कटोरा था तो वो इंसानी खोपड़ी से बनाया गया था। इस घर के अंदर अगर कोई लैंप था तो वो किसी हड्डी को खोखला कर उसके अंदर कोई माचिस की या फिर यूँ कहें कि कोई बत्ती लगाई गई थी जिससे वो लैंप जल रहा था, और उसकी आसपास की जो कवरिंग थी ये इंसानी खाल की थी। यकीनन दोस्तों पुलिस ये सारा नज़ारा, ये सारा दृश्य देखने के बाद में हड़बड़ा जाती है, लेकिन आखिरकार ये व्यक्ति कौन था और इसने आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया था, यही सारी चीज़ें बहुत डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर आप लोग अपना कमेंट्स, अपनी राय ज़रूर दें। तो चलते हैं दोस्तों इस कहानी की शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि इस कहानी को सुनने के बाद में अमेरिका के लोग कई दिनों तक सो नहीं पाए थे, और आप लोग भी अगर कमज़ोर दिल के हैं तो आप लोगों से भी मैं विनती कहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को यहीं छोड़ जाइए। दरअसल बात है 16 नवंबर साल 1957 की, और 16 नवंबर साल 1957 में अमेरिका के अंदर रहने वाली एक महिला जिसका नाम होता है वर्निश वार्डन, जिसकी हार्डवेयर की एक शॉप है और उसके घर में उसका एक बेटा है और उसके पति की पहले ही डेथ हो चुकी है। लिहाजा जो ये महिला थी यही अपने परिवार का भरण पोषण किया करती थी। लेकिन दोस्तों 16 नवंबर साल 1957 को ये महिला जिस समय से घर लौट आना चाहिए था उस समय तक ये महिला घर लौट कर नहीं आई थी। लिहाजा इसके बेटे के मन में खलबली होती है। उसके बाद में ये अपनी माँ के उस शॉप तक पहुँचता है पता करने के लिए कि आखिरकार माँ कहाँ है और अभी तक क्यों नहीं आई। लेकिन ये व्यक्ति जब उस शॉप पर पहुँचता है तो वहाँ का नज़ारा देखने के बाद में इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़ा अजीब सा फील होता है। दरअसल इस हार्डवेयर की शॉप में कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उथल पुथल पड़ी हुई थी, जिसमें रजिस्टर फाड़ दिया गया था, कुर्सी तोड़ दी गई थी, सारा सामान तितर बितर बिखरा हुआ था। अब इस तरीके की चीज़ें देखना, माँ की दुकान में इस तरीके का सारा दृश्य, और दूसरी तरफ माँ भी घर नहीं पहुँची थी। लिहाजा ये जो बच्चा होता है ये परेशान होता है। अब दौड़ा दौड़ा भागा भागा ये नज़दीकी पुलिस थाने पहुँचता है, और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में ये पुलिस में कंप्लेंट लिखाता है। पुलिस भी इस मामले को बहुत ज़्यादा सीरियस लेती है और उसके बाद में संदिग्धों की सूची बनाती है कि आखिरकार कौन व्यक्ति इस महिला की दुकान पर लास्ट टाइम गया था, कौन नहीं गया था, कौन कौन का आना जाना। ये सारी चीज़ें जब पुलिस तहकीकात करती है और जड़ तक जब पहुंचती है तो पुलिस को एक नाम पता चलता है, वो नाम होता है इडगेन। और ये जो इडगेन होता है पुलिस इसके फार्म हाउस का पता निकालती है और इसके फार्म हाउस पर दबिश देने के लिए पहुंच जाती है। लेकिन दोस्तों जब पुलिस वहां पर पहुंचती है इसके घर का दरवाज़ा बहुत बार खटखटाया जाता है, लेकिन अंदर से कोई भी व्यक्ति दरवाज़ा खोलने के लिए नहीं आता है। अब जैसे ही कोई व्यक्ति दरवाज़ा खोलने के लिए आता नहीं है तो पुलिस वाले उस दरवाजे को तोड़ते हैं, और दरवाजे को तोड़ने के बाद में जब अंदर घुसते हैं तो पुलिस वालों की रूह कांप जाती है। दरअसल इस घर का जो माहौल था ये आम दुनिया की तरह नहीं था। पुलिस वालों को लग रहा था कि शायद ये लोग जहन्नुम में घुस आए हैं। दरअसल इस घर के अंदर सबसे पहले नज़र पड़ती है एक लैंप के ऊपर, और जो लैंप था
ये लैंप इंसानी हड्डी और इंसानी चमड़े से कवर करके बनाया गया था। साथ के साथ इस घर के अंदर टेबल पर एक कटोरा रखा हुआ था, जो कटोरा शायद इंसानी खोपड़ी का बनाया हुआ था। उसके बाद में इस घर के अंदर फर्नीचर से लेके चाहे मेज़ हो या फिर कुर्सी हो या फिर घर का बेड या फिर कोई भी ऐसी चीज़ हो, वो सारी की सारी चीज़ें ऐसी थीं कि शायद उनके अंदर इंसानी अंगों का यूज़ किया गया था। अब ये सारी चीज़ें पुलिस को अंदर तक तोड़ के रख देती हैं। बहरहाल पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं, दिल कर्रा करते हुए कि आखिरकार हम लोग कहाँ आ गए। जैसे ही अंदर पहुंचते हैं तो अंदर का जो दृश्य होता है ये पुलिस को अंदर तक और ज़्यादा तोड़ देता है। जिस महिला को ये लोग ढूंढ रहे थे, वर्निश वार्डन को, दरअसल उसकी लाश को पैरों से बांधकर लटकाया गया था। उसके जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसके सर में गोली मारी गई थी। जैसे आमतौर पे कोई व्यक्ति अगर भूचड़ खाने से गुजरेगा और वो देखेगा कोई बकरी की अगर दुकान है जहाँ पर बकरे वगैरह का मीट मिलता है, तो वहाँ पर बकरी को जिस तरीके से लटका दिया जाता है, इस तरीके से उस महिला वर्निश वार्डन को लटका दिया गया था। लिहाजा उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो अब वहाँ से तो चले आते हैं, लेकिन पुलिस के जहन में ये था कि उस पूरे घर को सील करने के बाद में आखिरकार ये पता लगाया जाए कि इस घर के अंदर जो फर्नीचर, जो यूज़ करने का सामान बनाया गया है, उसमें कितने इंसानी अंगों का यूज़ किया गया होगा। ये सारी चीज़ें पुलिस को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा विचलित कर रही थी, परेशान कर रही थी। लेकिन पुलिस वाले अपने मुखबिरों को एक्टिव करते हैं। उसके बाद में इडगेन का पता लगाते हैं, और जब इडगेन का पता लगाते हैं, पुलिस को इसका पता मिलता है, तो पुलिस वाले इस इडगेन को उठा लेते हैं और उठाने के बाद में सीधा सीधा इसे पुलिस थाने लेके आते हैं। इससे पूछताछ करते हैं और इसके बारे में जब जानकारी जुटाते हैं तो पुलिस को कुछ अहम चीज़ें इसके बारे में पता चलती हैं। दरअसल पुलिस को इसके बारे में पता चलता है कि इडगेन का जो जन्म था साल 1906 में हुआ था। साल 1906 में इसका जन्म हुआ। इसकी माँ के अलावा इसके घर में इसका एक भाई हेनरी और इसके पिता भी थे। इडगेन का अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था, लेकिन यहाँ पर इसकी माँ का भी अहम रोल था इडगेन को इस तरीके से बनाने में। दरअसल इडगेन की जो माँ थी, ये इडगेन को हमेशा यही बताती थी कि जो कुछ भी हूँ मैं हूँ, तुम्हारे पिता भी अच्छे नहीं है, तुम्हारा भाई भी अच्छा नहीं है, दुनिया में कोई भी अच्छा नहीं है, अगर अच्छा कोई है तो बस तुम्हारी माँ है। और इडगेन इसी वजह से अपनी माँ के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था, बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जुड़ा हुआ था। और दोस्तों उसकी वजह से इसके पिता को काफ़ी ज़्यादा सदमा लगा, क्योंकि वो अपने पिता को ज़्यादा समझता नहीं था। इसलिए उसके जो पिता थे ये शराब पीने लगते हैं और शराब की वजह से साल 1940 में उसकी मौत हो जाती है। अब साल 1940 में जब अचानक से पिता की मौत होती है तो घर की जिम्मेदारी जो थी वो थोड़ी थोड़ी इडगेन पे आ गई थी और थोड़ी इसके भाई हेनरी पे आ गई थी। और दोस्तों ये लोग खेती किसानी करते थे, उससे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन दोस्तों साल 1944 की ये बात है कि साल 1944 में इडगेन अपने भाई हेनरी के साथ में खेत के अंदर जो प्याल पुलाव वगैरह होता है, जो कबाड़ हो जाता है फसल को काटने के बाद में, उसको जला रहे थे कि इसी दौरान इसका जो भाई हेनरी होता है वो अचानक से कहीं गायब हो जाता है। उसके बाद में दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास जाता है कि भाई नहीं मिल रहा है। माँ भी ढूंढती है लेकिन कहीं से कोई पता नहीं चलता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को बुलाया जाता है, आग बुझाई जाती है, तो एक जगह पर इस हेनरी की एक तरीके से डेड बॉडी मिलती है जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। पोस्टमार्टम में आता है कि इसकी दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब साल 1940 में पति की मौत हुई थी, साल 1944 में एक बेटे की मौत हो जाती है। अब इस घर में यानी जो इडगेन की माँ थी उसको बहुत गहरा सदमा लगता है और साल 1945 को उसको हार्ट अटैक हो जाता है और इस सदमे की वजह से, इस हार्ट अटैक की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब दोस्तों इस घर के अंदर महज एक व्यक्ति बचा था जिसका नाम था इडगेन। उसके पिता भी जा चुके थे, भाई की भी मौत हो चुकी थी और माँ की भी एक हार्ट अटैक में मौत हो गई थी। इस वजह से इडगेन बहुत ज़्यादा अकेला हो चुका था। अब माँ के प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट था कि किसी भी हाल में ये अपनी माँ से जुड़ना चाहता था, उससे बातें करना चाहता था। दोस्तों रिसेंटली में एक केस आपने सुना था मेरठ वाला, जिसमें मुस्कान रस्तोगी का जो प्रेमी होता है साहिल शुक्ला, वो साहिल शुक्ला अपनी माँ से फ़ोन पे बात किया करता था, जबकि उसकी माँ की पहले से ही डेथ हो गई थी। सेम कुछ ये जो इडगेन था ये भी करना चाह रहा था। इसलिए तमाम तरीके की किताबों को पढ़ता है। उन किताबों को पढ़ने के बाद में इस नतीजे पे पहुंचता है कि अगर ये इंसानी अंगों से एक ऐसा सूट बना लेगा जो सूट को ये पहन सके तो ये अपनी माँ से मिल सकेगा। इसलिए ये डेड बॉडीज़ को चुराता है और डेड बॉडीज़ को चुराता है, उनकी स्किन उतारता है। स्किन उतारने के बाद में इसके दिमाग में आता है क्यों ना खोपड़ी से एक प्याला बनाऊँ, क्यों ना इससे ये बनाऊँ, क्यों ना उससे वो बनाऊँ। इस तरीके से लगभग 10 से 12 डेड बॉडीज़ को निकालता है और उसके बाद में उनकी स्किन से, उनकी हड्डियों से ये घर का फर्नीचर बनाता है। कोई कुर्सी बनाता है तो कहीं पर बेड बनाता है, कहीं पर सोफ़ा बनाता है। ये इस तरीके से कारीगरी उन हड्डियों के साथ में करता है। बहरहाल दोस्तों जब पुलिस ने इस पूरे मामले में और ज़्यादा छानबीन की तो पता ये चला कि ये जो व्यक्ति है
ये एक तरीके से एक महिला जिसका नाम मैरी होगन था, जिसको साल 1945 में इसने मारा था। बाकी तो इसने डेड बॉडी उखेड़ी थी, लेकिन एक महिला को इसने मारा था। और एक महिला वर्निश वार्डन जिसको ढूंढते हुए पुलिस पहुंची थी, उसको भी इसने कत्ल किया था। यानी 2 कत्ल के इल्ज़ाम इसके ऊपर सिद्ध हो चुके थे। उसके बाद में इसको जब जेल के अंदर भेजा गया, उसके बाद में जब इसे कोर्ट में पेश किया गया, और दोस्तों जब इस कोर्ट में इसका एक फैसला आना था, तो पता ये चला कि इस व्यक्ति का जब मेडिकल वगैरह कराया गया तो पता ये चला ये व्यक्ति दिमागी तौर से पागल है। अब दिमागी तौर से पागल व्यक्ति को आखिरकार कैसे सज़ा दी जा सकती है, इसलिए साल 1958 में इसको एक ऐसे हॉस्पिटल के अंदर भर्ती कराया जाता है जहां पर इसका इलाज हो सके। और दोस्तों साल 1958 में ये भर्ती होता है, फिर से वापस आता है, फिर सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन फिर से इस व्यक्ति को पागल करार दिया जाता है, फिर से ये उसी जेल के अंदर जाता है, उसी हॉस्पिटल के अंदर जाता है, और साल 1967 के अंदर ये उस हॉस्पिटल से आता है। फिर उसके बाद इसको सज़ा होती है, लेकिन साल 1984 में फेफड़े के कैंसर की वजह से इस व्यक्ति की मौत हो जाती है। दोस्तों इसकी मौत के बाद इसके घर को बाकायदा पुलिस ने नीलाम किया। इसके घर को अचानक से आग लगी थी, तो इसने कहा था कि अच्छा हुआ घर में आग लग गई, वरना उस घर के सामान को और लोग यूज़ करते। और दोस्तों जब इसके सामान की नीलामी की गई, इसकी कार थी, इसका और सामान था, फर्नीचर था, सबकी नीलामी हुई बाकायदा। और जिस व्यक्ति ने इसकी कार खरीदी थी, तो वो लोगों को पैसे लेकर उस कार को दिखाया करता था, जैसे आप लोग देखते हैं म्यूजियम में कोई चीज़ें देखने के लिए जाते हैं, और वो बताया करता था वाकई ये ऐसे व्यक्ति की कार है जो व्यक्ति इंसानों को उखेड़ कर उनकी डेड बॉडी से, उनकी हड्डियों से इंसानी सोफ़ा वगैरह बनाता है। दोस्तों बड़ी हैरान कर देने वाली ये कहानी थी। एक ऐसे व्यक्ति की कहानी थी जो व्यक्ति इस तरीके के सोफ़े बनाया करता था जो कि इंसानी हड्डियों से, इंसानी खाल से बनाए जाते थे। बहरहाल दोस्तों साल 1984 में फेफड़े के कैंसर की वजह से इसकी मौत हुई, और उसके बाद में ये जो दरिंदा था ये इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं, और आप लोग सीरियल किलर की स्टोरी में और किसकी स्टोरी सुनना चाहते हैं, कमेंट्स करके बताइएगा। बाकी दोस्तों कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन कमेंट्स हैं, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएं। सो दोस्तों कल के दिन जो आप लोग के कमेंट्स हैं, इसमें देव कुमार जी लिखते हैं हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेटी गुंजन बेटा, और आज आपका बर्थडे था लेकिन मैं आ नहीं पाया। तो देव कुमार जी आपकी जो बिटियाँ हैं उनको उनकी जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ। आप नहीं आ पाए, लेकिन आपका जो प्यार था, आपका जो आशीर्वाद था, ये तो उन्हीं के साथ था। अंसारी अली हैं, अंसारी सुहेल लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, हम आपकी कहानी को कुवैत से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, कुवैत से सुनते हैं। तो अंसारी सुहेल जी शुक्रिया आपका। लर्निंग विद कुलदीप हैं लिखते हैं वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, तो लर्निंग विद कुलदीप जी आपका शुक्रिया। उसके बाद में अली रोशन हैं लिखते हैं कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो अली रोशन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राशिद खान है लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, नाइस स्टोरी, कहानी सुनाने का अंदाज़ आपका बहुत प्यारा है। तो राशिद खान जी मेरे भाई शुक्रिया। मोहम्मद रियाज हैं लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी, थैंक यू। तो मोहम्मद रियाज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश कुमार हैं लिखते हैं भाई बहुत बढ़िया कहानी है, दिनेश कुमार जी मेरे भाई शुक्रिया। दिनेश कुमार आगे लिखते हैं नमस्कार मलिक भाई साहब, बहुत बढ़िया कहानी है, दिनेश कुमार जी शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं गुड जॉब। मोहम्मद अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद इसराइल है और आपकी सारी कहानियाँ मैं सुनता हूँ, आपका कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है। तो मोहम्मद अहमद जी और इनका नाम इसराइल है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उसके बाद में मनदीप वर्मा कमेंट्स है नमस्ते सर जी, गुड स्टोरी सर जी, प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं। तो मनदीप वर्मा की जो पत्नी है जिनका नाम प्रदीप वर्मा है, शुक्रिया आपका बहन। फ्रेंड्स लाइक हैं लिखते हैं सुपर स्टोरी, शुक्रिया आपका। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी आज की कहानी बहुत ही हैरतअंगेज़ है, इतना खतरनाक कोई कैसे हो सकता है। तो मंसूरी भाईजान जी शुक्रिया आपका। उसके बाद में आशीष कुमार हैं लिखते हैं गुड स्टोरी सर। दिनेश कुमार लिखते हैं हम आपकी कहानी को बहुत पसंद करते हैं। प्रियंका सिंह लिखते हैं आज की कहानी को थोड़ा हटके है भैया, अच्छी ऐसे ही कुछ कहानियाँ सुनाना करें। प्रियंका सिंह जी कमेंट्स करते हैं। धीरज सिंह जी लिखते हैं राधे राधे भैया, स्टोरी अच्छी है लेकिन भैया आप हमेशा खुश रहें। तो धीरज सिंह जी मेरे भाई शुक्रिया, आप भी खुश रहें। दिनेश कुमार जी कमेंट्स करते हैं HGHN करके कमेंट्स करते हैं। मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। इदरीस खान मुंबई से कमेंट्स करते हैं। सैयद मेमे है लिखते हैं मेरा नाम सैयद गुलाम अहमद है और मैं आपकी कहानी को ओकला महाराष्ट्र से सुनता हूँ। तो सैयद अहमद जी आपका शुक्रिया। प्रियंका सिंह आगे लिखते हैं भैया कभी कभी ऐसा थोड़ा अलग अलग कहानी सुनाया करो, सबसे अच्छा लगेगा, आपको भी सुनाने में अच्छा लगेगा। तो प्रियंका सिंह जी शुक्रिया आपका। देव कुमार जी आगे लिखते हैं आज पुल का हादसा हो गया बाड़मेर अहमदाबाद में, जी मैंने न्यूज़ में देखा था और भगवान सभी को दिव्यांग जो लोग इसमें घायल हुए या फिर जिनकी जान गई तो उन सबको भी ये एक तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उसके बाद में कटवा प्रदीप जी हैं। सुनील त्यागी जी कमेंट्स करते हैं और लिखते हैं सिद्दीक जी को हमारी तरफ से धन्यवाद है, रेनू सुनील त्यागी शानाबल शहर से। तो सुनील त्यागी जी डॉक्टर सिद्दीक अहमद साहब को धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी मलिक साहब आज की कहानी बिल्कुल अलग है, इसी तरीके की कहानियाँ लाया करें। दिनेश कुमार लिखते हैं मेरी वाइफ भी आपकी स्टोरी सुनती हैं। नसीर अहमद लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाविद भाई कैसे हैं आप? तो मैं शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। उसके बाद में अगला जो कमेंट्स है ये मेरा हरियाणा करके आईडी है, लिखते हैं अमेरिका में क्राइम बहुत ज़्यादा है, मैं नरेश सिरसा घोगरा से सुनता हूँ। तो जी शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी लिखते हैं कैसे कैसे लोग हैं, शहना बुलंदशहर से सुनते हैं। प्रियंका सिंह लिखते हैं भाई मैं बहुत दिनों से आपको अपने हस्बैंड का नाम बता रही हूँ और आपको याद होगा कि उनका नाम लीजिएगा, नहीं याद होगा तो मैं अगली कहानी में मैं फिर बताऊँगी। तो प्रियंका सिंह जी आपने अपने हस्बैंड का नाम तो बताया था लेकिन
जो लोग लगातार कमेंट्स आते रहते हैं, जिनके मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उनके तो नाम मुझे याद हो जाते हैं, लेकिन मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपके जो हस्बैंड हैं उनका नाम मुझे याद नहीं रहा। एडिक्ट हैं लिखते हैं रिकॉर्डिंग इज़ टेरेबल। तो भाई एडिक्ट जी शुक्रिया, आपने अपना कमेंट्स किया। करण रावत जी कमेंट्स करते हैं, मोहम्मद सैयद जी कमेंट्स करते हैं। सो दोस्तों, ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।